हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। सोल्जर्स, आज हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं और आज मैं आप लोगों को यह भरोसा दिलवाता हूँ कि अगर आप लोगों ने सेल ये पूरा वीडियो देख लिया तो गारंटी ले लीजिए एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा और आपके मन में कोई सा भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। एक बार आप पूरी वीडियो देखिए और फिर हमें कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैं इस चीज़ यह नहीं समझ पाया, यहाँ पे ये चीज़ मेरे से नहीं समझ पाया मैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए और इस सेल को मैं अभी देखने वाला हूँ, ठीक है ना। सेल पूरा कवर करेंगे, कोशिका क्या होता है, ठीक है। कोशिका चैप्टर जो है उसे मैं एक वीडियो में ही पूरा समाप्त करने वाला हूँ। तो देखिए, कोशिका जो है सेल, उसे बायोलॉजी के लैंग्वेज में साइटो कहा जाता है, ठीक है ना। और कोशिका के अध्ययन करना यानी स्टडी ऑफ सेल्स आर नोन एज साइटोलॉजी, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं बोलूँगा भी दोनों में ही। तो सेल जो होता है उसे बायोलॉजी के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो साइटो कहा जाता है। और साइटो का अध्ययन करना यानी स्टडी करना क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहली बात आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब ये समझिए कि इसका खोज किसने किया था, जनक कौन थे, इसके जो खोजकर्ता थे, जनक थे, वो कौन थे। फादर ऑफ सेल किसे कहा जाता है या फादर ऑफ साइटो किसे कहा जाता है, तो वो थे रॉबर्ट हुक। कौन थे, तो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने ना मृतक यानी कि मरे हुए कोशिका का, मरे हुए सेल का खोज किया था। जीवित कोशिका का जो खोज किए थे वो थे एंटोनिवन ल्यूटेन हुक, ठीक है ना। तो एंटोनिवक ल्यूटेन हुक जो थे वो जीवित कोशिका का खोज किए थे। रॉबर्ट हुक जो थे वो मृतक कोशिका का मृतक कोशिका का खोज किए थे। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कोशिका का खोज किसने क्या कहा था, तो सीधा आपको रॉबर्ट हुक पे ही टिक लगाना है, ठीक है। जब पूछे तो जीवित कोशिका का किसने किया था, तब एंटोनिवन का नाम लेना है, नहीं तो आपको रॉबर्ट हुक को ही टिक करके आना है, ठीक है ना। क्योंकि खोज मृतक का करे या मरे हुए का करे या जिंदा का किया, लेकिन सबसे पहला खोज तो इन्होंने नहीं किया, रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। तो क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए, कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका के बारे में किसने और आगे बताया था, तो वो थे स्लाइडेन स्वान दिया, ठीक है ना। स्लाइडेन स्वान दियान जो थे उन्होंने, स्लाइडेन स्वान ने इसका, वो स्लाइडेन स्वान नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही कोशिका का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके बारे में और आगे बताया था। अब समझिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी, तो माइकोप्लाज्मा, याद रख लीजिए। सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटा कोशिका कहा जाता है। सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसे हम सबसे बड़ा कोशिका मानते हैं। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, साथ साथ बोलिए, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना। आगे देखिए, मानव के शरीर में सबसे छोटा कोशिका क्या होता है, तो स्पर्म। स्पर्म जो किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है, यानी कि ये जो हम मनुष्य होता है उसमें जो मानव जाति में जो मैन होता है आदमी, उसमें पाया जाता है स्पर्म में, ठीक है ना। स्पर्म होता है। सबसे बड़ा कोशिका जो फीमेल में पाया जाता है उसे कहते हैं अंडाणु। अंडाणु मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है, लेकिन ये फीमेल में पाया जाता है। और स्पर्म जो मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका है वो किस में पाया जाता है, तो मेन में पाया जाता है, ठीक है ना, मेल में। चलिए आगे देखिए, मानव में लंबी कोशिका कौन होता है, तो न्यूरॉन। देखिए, बड़ा और लंबा में अंतर है। जैसे कि ताजमहल, ये लाल किला बहुत बड़ा है, कुतुब मीनार बहुत लंबा है ना। ताजमहल, ये क्या कहते हैं, लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है। तो लंबा और बड़ा में अंतर समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो मानव शरीर का बड़ा कोशिका अंडाणु है, मानव शरीर का छोटा कोशिका स्पर्म है जो मेल में पाया जाता है, अंडाणु है जो फीमेल में पाया जाता है। और सबसे बड़ा मानव शरीर का कोशिका वो न्यूरॉन है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ब्रेन में पाया जाता है। इंसान का जो ब्रेन होता है उसमें पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन नहीं करता है। न्यूरॉन में जो कोशिका पाया जाता है यह अपने आप में विभाजित नहीं होता है, ठीक है ना। यह अपने आप को विभाजित नहीं करता। इसीलिए अगर ब्रेन का कोशिका न्यूरॉन अगर खराब हो जाता है तो इंसान की मृत्यु ही हो जाती है, क्योंकि वह दोबारा, कहते हैं ना, दिमाग में चोट लग जाता है तो भाई साहब बहुत तगड़ा चोट लगता है, उसमें मत मारा करो। तो इसका मतलब यही है कि न्यूरॉन का जो कोशिका में अगर चोट लग गया, अगर वो मर गया, तो वो दोबारा अपने आप को विभाजित करके नया नहीं बना सकता है, ठीक है ना। तेज विभाजन होने वाला कोशिका वो लीवर होता है, या खुद को ठीक कर लेता है। अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है तो ये अपने आप में ठीक कर लेता है, ठीक है ना।
और देखिए कोशिका, कोशिका से हमारा शरीर कैसे बनता है। जैसे घर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ईंट लेते हैं, ईंट से दीवार बनाते हैं, दीवार से कमरा बनाते हैं और कमरा से क्या बन जाता है, हमारा घर बन जाता है पूरा। उसी प्रकार है कोशिका, कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग और अंग से बनता है शरीर। सबसे पहले सेल होता है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है हमारा बॉडी, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग कि कोशिका से शरीर कैसे बनता है। तो अभी हम बताए सबसे बड़ा छोटा, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका मानव शरीर का, है ना। और बताया कि सबसे बड़ा कोशिका में सिर्फ कोशिका अगर पूछा जाता है तो सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, इस चीज के बारे में बताया। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है आपके लिए वो ये है कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पाया होता है। सबसे छोटा कोशिका कौन होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। बस इस चीज को याद रखिए। सबसे छोटा अगर डायरेक्ट पूछे, मानव उनव कुछ ना बोले, सीधा पूछे सबसे छोटी कोशिका बताओ, तो आप लोगों को बोलना है माइकोप्लाज्मा। पूछा सबसे बड़ा कोशिका बताओ, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछे आपसे कि मानव शरीर में सबसे छोटा, तो स्पर्म किसमें पाया जाता है, तो मेन में पाया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु किसमें पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। इस चीज को आपको बस इतना याद रखना है। और पूछे सबसे लंबा कोशिका बताओ मानव में, तब न्यूरॉन का नाम लेना है, ठीक है ना। और पूछे कि कौन सा ऐसा कोशिका है जो विभाजन नहीं होता है, तो आपको क्या बताना है, न्यूरॉन। न्यूरॉन कभी विभाजित नहीं होता है। आपसे पूछे कौन सा कोशिका है जो विभाजित होती है, तेजी गति से विभाजित होती है, तो लीवर। लीवर ऐसा कोशिका है जो खुद बहुत तेजी गति से विभाजित हो जाता है। कोशिका से शरीर कैसे बनता है, तो कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है शरीर। कोशिका को कहते हैं हम लोग सेल, और सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है बॉडी, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कोशिका के कुछ पार्ट को समझते हैं। देखिए कुछ पार्ट, उसका जो कोशिका जो है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। देखिए सबसे पहले कोशिका है, तो मान के चलिए कोशिका है, तो सबसे पहले तो हम इसी को ना देखेंगे कि ये भाई साहब क्या है। तो इसको कहा जाता है झिल्ली। इसको क्या कहा जाता है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यानी कि इंग्लिश में बोले तो मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, इसको मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसके अंदर अलग अलग तरह का चीज पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस ये क्या है, ये क्या है, तो कोशिका का ये मेम्ब्रेन है, कोशिका का झिल्ली है। ये किस में पाया जाता है, तो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। यह प्रोटीन बनाता है, और कोशिका का सभी भाग, सभी अंग इसी झिल्ली में पाया जाता है। और कोशिका का जितना भी अंग होता है, जैसे कि कोशिका, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं कि गोल्गी बॉडी हो गया, राजधानी हो गया, वो सब इसी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। और इस झिल्ली के अंदर में जैसे कि हम मार्केट जाते हैं तो क्या करता है, उसमें एक झिल्ली देता है। झिल्ली में बैगन, आलू, गोभी, भिंडी सब चीज डाल देता है ना। उसी प्रकार से ये झिल्ली हुआ। किसका झिल्ली हुआ, तो कोशिका का झिल्ली हुआ। ये क्या चीज बनाता है, तो प्रोटीन बनाता है। ये किस में पाया जाता है, तो पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। यानी कि प्लांट सेल में भी पाया जाता है, और ये जंतु यानी कि जीवित मनुष्य के भी सेल में पाया जाता है। जंतु सेल में भी, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये दोनों सेल में पाया जाता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन को बनाता है। यह कोशिका के, इसी कोशिका का सभी अंग इसी झिल्ली में पाया जाता है। अब आइए कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है, देखिए ये जो झिल्ली देखे थे, इसके ऊपर से ऐसा 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 संरचना होता है। ये देखिए ये वाला ऐसा ऐसा, इसी को कहते हैं वाल। को क्या कहते हैं, वाल। इंग्लिश में वाल कहते हैं, हिंदी में भित्ति कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, तो ये सिर्फ किस में पाया जाता है, तो प्लांट में पाया जाता है। देखिए पेड़ पौधा के पास जाते हैं आप लोग, तो क्या देखते हैं, उसमें ऊपर से नोच लेते हैं ना, कुछ भी ऐसे छीले तो एक पपड़ी सा निकलता है। उसी को कहते हैं कोशिका का भित्ति। क्या कहते हैं उसको, कोशिका का भित्ति कहते हैं, यानी कि सेल वाल कहते हैं। तो ये जो हुआ कोशिका, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, तो मनुष्य में नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है सिर्फ, तो ये सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। ओनली प्लांट में ही पाया जाता है। और ये सेलुलोज बनाता है। सेलुलोज बनाता है, ये क्या चीज बनाता है, तो सेलुलोज बनाता है, ठीक है ना। और यह सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। किस चीज को, तो पेड़ पौधा का जो देखते हैं इधर इधर इतना मोटा इतना पतला, वो सब इसी के वजह से होता है। ये सुरक्षा प्रदान करता है पेड़ पौधा को, और आकार प्रदान करता है उसको, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ये अंदर वाला जो ये देख रहे हैं, ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली। ऊपर से जो देख रहे हैं कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली को मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं, ठीक है ना। आइए आगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया इसी के अंदर एक ऐसा ये जो पाया जा रहा है, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया। ये क्या हो गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, जिसे हिंदी में सूत्रकानिका कहते हैं, ठीक है ना। इसका खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने खोज किया था। खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने खोज किया था। याद रखिएगा, अल्टमैन ने खोज किया था। किसका, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का। ये क्या है, तो श्वसन के दौरान एक क्रेस चक्र चलता है। कोशिका में जो
38 एटीपी बनाता है, ये ग्लूकोज का बनाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। तो सीधा और सरल भाषा में आप समझिए कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि पावर। जो कोशिका में एनर्जी मिलता है, ऊर्जा जो मिलता है, वो कौन बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाना। कैसे बनाता है ऊर्जा? देखिए, जब हम सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान सेल के अंदर एक क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेस चक्र चलता है, क्रेस चक्र चलता है, ठीक है ना। वो आगे जब हम आपको हार्ट वूट के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि जब हम सांस लेते हैं तो एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेस चक्र चलता है, और यह चक्र क्या करता है? कोशिका में 38 एटीपी बनाता है, 38 एटीपी बनाता है, और वह 38 एटीपी जो है ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज से क्या बन जाता है? ऊर्जा बनता है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। तो पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? तो ऊर्जा बनाना, यानी कि पावर बनाता है, ठीक है ना। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया को आंतरिक दीवार क्रिस्ट कहलाता है, ठीक है ना। आंतरिक दीवार भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो देखिए, ये हो गया कोशिका, और मतलब कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, वॉल्क्यूल भी इसी के अंदर, वॉल्क्यूल भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज और भी आएगा इसके अंदर, उससे भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अब इधर आ जाइए। शरीर में जो है 65% जल पाया जाता है। इसके बात को आप ध्यान रखिएगा कि अभी इसका चर्चा चलेगा, ठीक है ना। तो गल्जी बॉडी, देखिए गल्जी बॉडी क्या होता है? ये चौथा बात है, कोशिका का कुछ पार्ट है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम बताए कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर बताए इसके ऊपर जो ऐसा ऐसा पाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग सेल वॉल कहते हैं। कोशिका के अंदर एक पाया जाता है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक चीज पाया जाता है उसे कहते हैं गल्जी बॉडी, और गल्जी बॉडी के बाद एक और चीज पाया जाता है उसे कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स, ठीक है ना। वैक्यूल्स को हिंदी में राजधानी कहते हैं, और गल्जी बॉडी को तो गल्जी बॉडी ही कहते हैं। गल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? तो कैमिलो गल्जी ने किया था, इसीलिए इसका नाम गल्जी बॉडी रख दिया। कैमिलो गल्जी ने किया था, इसीलिए अपने नाम पर गल्जी बॉडी इसका नाम रख दिया। इसका काम क्या है? इसका काम है परिवहन करना। किस चीज का? तो ऊर्जा का परिवहन। अब देखिए, हमारे जैसे कि हम दिन भर अपना हाथ से काम करते रहते हैं, और हमारा पता चलेगा हाथ का सारा एनर्जी खत्म हो गया, और पैर में पूरा एनर्जी बैठा ही हुआ है, तब तो गड़बड़ ना हो जाएगा, हाथ काम ही नहीं करेगा, हाथ का सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो एनर्जी का कोई होना ना चाहिए जो कि पैर से लेकर के खींच करके आए, हमारे हाथ तक एनर्जी लेके आए, तब ना हम हाथ से अपना काम करेंगे। तो इसीलिए गल्जी बॉडी का काम होता है कि जहां पे जिस चीज को ज्यादा एनर्जी का जरूरत है उसे एनर्जी प्रदान करना। पैर को एनर्जी का जरूरत ही नहीं है, तो पैर से एनर्जी खींच लेगा, अरे अपना पैर वाला एनर्जी दो, हाथ को जरूरत है। तो वो बॉडी को, मतलब बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करेगा? गल्जी बॉडी जो है वहां से एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक क्या करेगा? ऊर्जा का परिवहन करवा देगा, ठीक है ना। कौन परिवहन करवा देगा? तो गल्जी बॉडी। कौन परिवहन करवा देगा? गल्जी बॉडी। तो गल्जी बॉडी का काम समझ लेंगे क्या है? ऊर्जा का परिवहन करवाना। गल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गल्जी ने किया था, इसीलिए अपने नाम पर इन्होंने गल्जी बॉडी नाम रख दिया, ठीक है ना। तो गल्जी बॉडी का काम समझ गए। अब आइए राजधानी। राजधानी क्या है? तो राजधानी जो है, राजधानी इंग्लिश में कहते हैं वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स क्या काम करता है? तो जल संग्रह करता है। क्या करता है? यह जल का संग्रह करता है। भाई साहब, जल जो है हमारे बॉडी में आप जानते हैं कि 65% जल पाया जाता है। अब जल क्या हमारे मांस में रखा हुआ है कि वो सब एक जगह स्टोर होकर रहता है? कहाँ पर? तो राजधानी में, वॉक्यूल्स में वो सब एक जगह इकट्ठा होकर रहता है, ठीक है ना। अब कहिएगा भाई साहब 65% जल कैसे, मतलब ये है कैसे? तो ये सब जो है ना, ये राजधानी जो है उसे इकट्ठा करके रखता है, ठीक है ना, राजधानी में। तभी ना हम लोगों को मतलब पानी पी लिया, फिर जब मतलब उस चलते रहता है एक समय तक, ठीक है ना। तो ये स्टोर करने का काम करता है, जल को संग्रह करता है, ठीक है ना, एक जगह इकट्ठा करके रखता है। कौन? तो राजधानी। राजधानी समझ गए। अभी तक 5 गो चीज देखे, क्या क्या देखे देखिए, हम बता देते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा है यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए बता देते हैं अभी, जो कि आप लोगों को मतलब पता चल जाए, नहीं तो पता चलेगा हम पढ़ाते गए आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया। देखिए, ये अपना हो गया कोशिका का ऊपर वाला झिल्ली। अब इस झिल्ली में ऊपर से लगा दिए उसका भित्ति, ये हो गया झिल्ली, ऊपर से लगा दिए भित्ति, और इसके अंदर डाल दिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये डाल दिए गल्जी बॉडी, ये डाल दिए वैक्यूल्स। ये हो गया तुम्हारा गल्जी बॉडी जी, सॉरी, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया एम, ये हो गया गल्जी बॉडी जी, और ये हो गया वैक्यूल्स तीसरा, ठीक है ना। अब 5 गो चीज पढ़ ना लिए। एगो झिल्ली पर है जिसको कहते हैं मेम्ब्रेन, एक भित्ति पर है जिसे कहते हैं वाल, और एक पर है माइटोकॉन्ड्रिया जिसे एम से डिनोट कर दिए, एक पर है गल्जी बॉडी जिसे जी से डिनोट कर दिए, एक पर है वैक्यूल जिसे वी से डिनोट कर दिए हम अभी, ठीक है ना। तो ये 3 गो चीज पर है। अब चौथा चीज और पढ़ लीजिए। एक को कहते हैं सेंट्रोसोम,
एक को क्या कहते हैं सेंट्रोसोम सी, जिसे सी से डिनोट करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम है, देखिए सेंट्रोसोम का जो काम है ना, वो सबसे पहले तो देखिए खोज किसने किया था, तो बोबरी ने इसका खोज किया था, बोबरी ने इसको खोजा था। कोशिका का विभाजन करता है, पुनः निर्माण का काम करता है। देखिए अब आप सुने होंगे कि कोशिका एगो रहता है और एगो से ऐसे धीरे धीरे दूगो बन जाता है, दूगो से तीन गो बन जाता है, तीन गो से चार गो बन जाता है ना। वो कौन करता है, तो वही सेंट्रोसोमा जो है ना, यही जो है मतलब उसको चेंज करता है, एगो से दूगो, दूगो से तीन गो जो परिवर्तन करता है, विभाजित करता है कोशिका को, यही सेंट्रोसोम करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं तारक काय। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय। तारक काय जो होता है वही कोशिका का विभाजन करता है, यानी कि पुनः निर्माण करता है, ठीक है ना। और यह लीवर में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए लीवर जो है ज्यादा विभाजित होता है। अभी पीछे पढ़े थे ना, लीवर जो है, लीवर में कोशिका विभाजन ज्यादा होता है, इसीलिए वो अपने आप को ठीक कर लेता है। अगर कुछ में कुछ प्रॉब्लम होता है तो लीवर अपने आप को ठीक भी कर लेता है। क्यों, क्योंकि लीवर में सेंट्रोसोम जो है ज्यादा पाया जाता है, और यही न्यूरॉन में यानी कि हमारा दिमाग में, ब्रेन में कम पाया जाता है। तरक काय बोले तो सेंट्रोसोम हमारे दिमाग में, ब्रेन में कम पाया जाता है, इसीलिए वहां पर जो न्यूरॉन है वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाता है, यानी कि कोशिका विभाजन न्यूरॉन में नहीं होता है, ज्यादा कोशिका विभाजन इसीलिए लीवर में होता है। क्यों, क्योंकि लीवर में ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लीवर में ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसीलिए लीवर जो है ज्यादा विभाजित हो जाता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम कम पाया जाता है, इसीलिए ब्रेन में जो न्यूरॉन कोशिका है वह अपने आप को विभाजित नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो देखिए ब्रेन में कम सेंट्रोसोम होता है, न्यूरॉन पाया जाता है 90% और 10% गल्जी गैलीलियो सेल पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए ब्रेन जो है, ब्रेन में सेंट्रोसोम कम पाया जाता है, न्यूरॉन जो है 90% ब्रेन में पाया जाता है, 10% ये गैलीलियम सेल पाया जाता है, और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है किसमें, तो इस गैलीलियम में। तो गैलीलियम जो है, यह जो है क्या करता है, अपने आप को ठीक कर लेता है, पुनर्निर्माण कर लेता है, यह मतलब कि ये क्या कहते हैं, विभाजन कर लेता है, ठीक है ना। इसीलिए गैलीलियम सेल में कैंसर हो जाता है, न्यूरॉन में नहीं हो पाता है। अब देखिए जहाँ पे ज़्यादा, एक चीज़ देखिएगा कि कैंसर कैसे होता है, कैंसर होने का जो मेन कारण होता है, ब्रेन कैंसर या कुछ भी चीज़ का कैंसर, ज़्यादा कोशिका का विभाजन हो जाना। कोशिका विभाजन के कारण ही अगर कहीं पे ज़्यादा कोशिका हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो इसीलिए ब्रेन में कभी भी कैंसर नहीं होता। ब्रेन में कैंसर होने का कारण यही है कि ब्रेन में एक पाया जाता है आपका न्यूरॉन सेल, एक पाया जाता है गैलीलियम सेल। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और गैलीलियम सेल में ये सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कि कोशिका विभाजन करता है। अगर ये कोशिका विभाजन ज़्यादा कर दिया तो कैंसर, वही ब्रेन कैंसर कहला जाता है, कहते हैं कि ब्रेन में कैंसर हो गया है उसका, ठीक है ना। तो यही कारण होता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये कि हम क्या बताएं सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम का खोज पहला बात बोबरी ने किया था, कोशिका विभाजन का काम ये करता है। लीवर में सेंट्रोसोम ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए लीवर में ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, ज़्यादा विभाजन होता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम कम पाया जाता है। ब्रेन में दो ठो सेल होता है, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है गैलीलियम। न्यूरॉन में 90% होता है और 10% गैलीलियम सेल होता है, ठीक है ना। गैलीलियम में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसीलिए गैलीलियम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है, और ज़्यादा कोशिका विभाजन कर देता है, तभी इसी गैलीलियम में कैंसर हो जाता है, तो कहते हैं ब्रेन में कैंसर हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा ये चीज़ आप लोगों को, आई होप। अब देखिए 7वां नंबर पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, अंतः प्रद्रव्य, ठीक है ना, प्रद्रव्य जलियम, ठीक है ना। अंतः प्रद्रव्य जलियम क्या होता है, ये जलिया अंतः प्रद्रव्य जलिया क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। यह क्या करता है, यह आंतरिक कंकाल होता है। जैसे ये कोशिका है तो इसको, जैसे हमारा शरीर है तो अंगल में अगर वो हड्डी या नहीं रहा तो पता चलेगा हमारा मांस ऐसे ऐसे झूलने लगा, झूलेगा कि नहीं झूलेगा। अंदर में वो हड्डी नहीं रहा, कंकाल नहीं रहा तो क्या होगा, इधर उधर मतलब कुछ रहबे नहीं करेगा, ऐसे खड़ा हो पाइएगा नहीं ना। तो यह उसको क्या करता है, आंतरिक कंकाल का काम करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, उसको एकदम खड़ा करके रखता है, मजबूत बना के रखता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, आंतरिक कंकाल होता है यह, ठीक है ना। सेल का, किसका, कोशिका का, सेल का। यह तो दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए नामे से पता चल रहा है, एक स्मूथ यानी कि एकदम प्लेन चिकना, एक रफ यानी कि खुरदुरा वाला, खुरदुरा होगा, ऊपर नीचे खुरदुरा, ठीक है ना। तो स्मूथ वाला पार्ट ये देखिए, इधर से इधर वाला पार्ट स्मूथ,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ से इधर वाला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखिएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करता है, तो वसा का निर्माण करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन किसका निर्माण करता है, तो वह प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ वाला देखिए ऐसे ऐसे है ना, खुरदुरा खुरदुरा रफ है, ये रफ वाला पार्ट है, ये किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। ये स्मूथ है, ये किसका निर्माण करता है, वसा का। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। इस ये क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आंतरिक कंकाल है, कोशिका को सहायता प्रदान करता है। यह दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। स्मूथ वाला जो है वसा निर्माण करता है, और रफ वाला जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आइए राइबोसोम क्या है, देखिए राइबोसोम क्या है। राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो प्लेड ने खोज किया था। प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किस चीज का निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन फैक्ट्री, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है बताइए, तो सीधा आप लोगों को आंख बंद करना है, मार देना है राइबोसोम पर। ठीक है ना, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। देखिए अभी हम देखे थे कि रफ इंडोप्लाज्मिक जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन का निर्माण रफ में कौन करता है, तो रफ में राइबोसोम होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन होता है, राइबोसोम होता है, और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। देखिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के मुताबिक जो है ना, राइबोसोम को दो तरह से बताया गया। ये सेडिमेंटेशन क्या है, तो देखिए 17 सेडिमेंटेशन जिसमें होता है उसे छोटा होता है 17, जिसमें 70 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, वह छोटा होता है। और वो किसमें पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। एक होता है जिसमें 80 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जिसमें 80 होता है, वो बड़ा होता है, और वो यूकोरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब ये प्रोकैरियोटिक यूकोरियोटिक सेल क्या है, ये हम आपको समझाएंगे आगे। अभी आप इतना समझिए कि प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, ये यूकोरियोटिक सेल बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, यूकोरियोटिक सेल बड़ा होता है। अभी समझाएंगे, इसी लेक्चर में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा आगे समझाएंगे। अभी आप ये समझिए कोशिका का पार्ट बता रहे हैं हम। क्या बता रहे हैं हम अभी आपको, कोशिका का पार्ट बता रहे हैं कि कोशिका कितना तरह का, मतलब कोशिका के अंदर क्या कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है। ठीक है ना, हम अभी तक 8वां पार्ट पढ़ लिए हैं, कोशिका का 8 गो पार्ट। ठीक है ना, इसको अभी हम रिवाइज भी करवा देंगे फटाफट। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिए। ठीक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद पढ़े कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है ना, और हम पढ़े कि ये सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के मुताबिक राइबोसोम को भी दो भागों में बांटा गया, एक 70S एक 70S एक 80S। 70S प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, 80S यूकोरियोटिक सेल में पाया जाता है। 80S बड़ा होता है, 70S छोटा होता है। कौन, तो ये राइबोसोम। ठीक है ना, अब आइए केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस इंग्लिश में। ठीक है ना, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और ये ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है। और ये जो है न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, केंद्रक को क्या कहा जाता है, सेल का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग, माथा, सेल का दिमाग कहा जाता है। किसको, तो केंद्रक को, न्यूक्लियस को। पूरा सेल जो है, कोशिका जो है, अगर कोई काम करेगा तो काम करने का जो वो है, ये सब दिमाग कौन देता है, तो ये न्यूक्लियस ही देता है। अरे तुम ये काम करो, अरे तू ये काम करो। ठीक है ना, कहेगा अरे सब अपना अपना काम ढंग से करो। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस जो है सब काम करवाता है। ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं इसे, कंट्रोलर भी इसी को कहते हैं। ये कंट्रोल करता है सारा चीज को, क्या करता है, यह कंट्रोल करता है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, और डीएनए आरएनए इसी के अंदर पाया जाता है। डीएनए और आरएनए के बारे में हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं, इसके बाद डीएनए आरएनए ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसको देख लीजिए अगला, लेकिन अगला लेक्चर में, इसमें नहीं, क्योंकि यह लंबा चला जाएगा नहीं तो। चलिए अब देखिए, केंद्रक में 80% प्रोटीन और 10% डीएनए होता है। इस बात को भी याद रखिए, केंद्रक में, न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन होता है और 10% डीएनए पाया जाता है। आइए आगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम का जो पहले खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने खोज किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए डी डुबे ने तो खोज कर दिया, इस पे क्या क्या है वो चीज देखिए। इसमें जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटन एंजाइम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम कहते हैं, वो इसी के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर कौन पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, यानी कि जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है ना,
कोशिका का पाचन का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका पाचन का काम करता है। मतलब कि अगर मान के चलिए हम अपना बॉडी पे एक थप्पड़ मारे ऐसे, तो वहाँ का तो कोशिका 10 15 50 को मर गया। अब वो मरा हुआ कोशिका को पाचन का काम कौन करेगा, उसे साफ कौन करेगा, तो वो काम जो है लाइसोसोम का है। तो लाइसोसोम का क्या काम है, कोशिका का पाचन कर देना, जो कोशिका खराब हो गया है, मर गया है, उसका समाप्ति कर देना, ठीक है ना। इसी को लाइसोसोम को ही हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्महत्या का थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम को एटम बम भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अगर ये फट गया तो समझिए पूरा बॉडी खत्म, मर जाओगे आप लोग सब, ठीक है ना। लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका का पाचन करने का काम करता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। ये 3 चीज याद हो गया होगा, समझ गए होंगे आई होप। चलिए तो आगे बढ़े, अब चलिए हाँ आगे बढ़ते। देखिए अब एक चीज और समझिए, जैसे कि हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो आपको पता होगा एज कितना होता है, 120 दिन ही होता है। 120 दिन तक ही रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी जिंदा रहता है, ठीक है ना। अब ये मर गया तो इसको कौन मतलब भाई साहब इधर उधर करेगा, इसको कौन पचाएगा, तो राइबोसोम ही करता है। देखिए अब इसमें लाइसोसोम इसमें तो पाया नहीं जाता है, किसमें, आरबीसी में। याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता। तो भाई साहब ये 120 दिन तक जिंदे रहता है, उसके बाद तो मर जाता है। तो इसको पचाता कौन है, पाचन करने का काम कौन करता है, तो इसको पाचन करने का काम किसमें होता है, तो एस्प्लीन में होता है। किसमें होता है, एस्प्लीन में होता है, जिसे तिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। एस्प्लीन में इसका काम होता है। ये क्या होता है, जहां मरा वहां से बहा करके कहाँ आ जाएगा, एस्प्लीन में, और एस्प्लीन इसका क्या कर देगा, एस्प्लीन में पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम फिर यहाँ से उसको समाप्त कर देगा, पाचन कर देगा। याद रखिएगा आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में ये लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए वहां पे इसका क्या नहीं होता है, कोशिका पाचन नहीं होता है। यह एस्प्लीन में जाकर के आरबीसी का कोशिका पाचन होता है, ठीक है ना। देखिए क्या क्या चीज पढ़े, सबसे पहले हम पढ़े ये मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसके ऊपर वाला पढ़े कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल कहते थे। फिर पढ़े माइक्रोकॉन्ड्रिया, फिर पढ़े गल्जी बॉडी, फिर पढ़े वैक्यूल, और फिर पढ़े क्रोमोसोम, और फिर पढ़े इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर पढ़े लाइसोसोम, और फिर पढ़े न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये चीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस को कहा जाता है, कंट्रोलर भी इसी को कहते हैं। ये सब चीज देख लिए। ये वैक्यूल का काम क्या होता है, जल का संग्रह करना होता है, ठीक है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, 2 तरह का होता है ना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, इसी में राइबोसोम पाया जाता है ना। न्यूक्लियस बता दिए, सारा चीज बता दिए ना। चलिए अब आइए जीव द्रव, ये भी नहीं बताया, इसके बारे में भी बताते हैं। जीव द्रव क्या होता है, देखिए अब हम 11वां चीज पढ़ रहे हैं, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला 11वां चीज, जीव द्रव, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव जो होता है ना, एक कलरलेस होता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा है जो कलरलेस होता है। कलरलेस, इनमें से कौन सा पार्ट कोशिका के अंदर पाया जाता है जो कि कलरलेस होता है, तो आप लोगों को क्या बताना है, जीव द्रव। इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म, जो क्या होता है, कलरलेस होता है। जो क्या होता है, कलरलेस होता है, सॉरी जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। अब ये जीव द्रव क्या है, तो देखिए ये जो बॉडी में पार्ट इतना सारा भरा हुआ है, और इसके अंदर ना एक होता है द्रव नामक चीज, मतलब एकदम सफेद सफेद पानी जैसा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसा देखिए ये, तो इसी को कहते हैं जीव द्रव, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। यह 2 तरह का होता है, एक होता है कोशिका जीव द्रव, एक होता है केंद्रक जीव द्रव। ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो जीव द्रव है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव, और जो इसमें है पूरा कोशिका के अंदर ही ये जो भरा हुआ है, इसे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव कहते हैं। हम पहले भी बताए थे, कोशिका को बायोलॉजी की भाषा में साइटो कहा जाता है, और साइटो के अंदर में जो द्रव पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है ना। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर में जो द्रव पाया जाता है उसे प्लाज्म कहते हैं, तो न्यूक्लियस प्लाज्म हो गया, ठीक है ना। ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जा रहा है सफेद सफेद, उसे कहते हैं केंद्रक जीव द्रव या फिर केंद्रक द्रव। और ये पूरा कोशिका के अंदर ही जो द्रव पाया जा रहा है उसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्मा। उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ये देखिए, ये वाला जो देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस प्लाज्मा, और ये वाला जो देख रहे हैं ये हो गया आपका कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्मा, ये हो गया न्यूक्लियस प्लाज्मा, ठीक है ना। इतना समझ गए। अब आइए एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, उसे कहते हैं सीलिया एंड फ्लेजेला।
फ्लैजेलिया, ठीक है ना। सीलिया एंड फ्लैजेलिया क्या होता है, देखिए सीलिया और फ्लैजेलिया क्या होता है, ये जो है ना ये सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। पहला बात तो ये समझिए, सेलिया एंड फ्लेजिमा एक जो है ना एक मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर की तरह एक स्ट्रक्चर होता है बाल की तरह, जो कि सिर्फ एनिमल में ही पाया जाता है। देख रहे होगे आप, ये जो देख रहे हैं ये वाला चीज ऐसे 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 जो होता है, जैसे कि सेल वाल होता है ना, जो कि सिर्फ किस में पाया जाता है, सेल वाल। ये एनिमल्स, ये सेल वाल सिर्फ क्या कहते हैं, प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप सेल में पाया जाता है, ऐसा ऐसा टाइप का। उसी तरह ये हेयर लाइक संरचना होता है मानव में, एनिमल में, ठीक है ना, रुई नामक ये हेयर लाइक, ठीक है ना, हेयर के तरह, बाल के तरह, उसी को कहते हैं सीलिया एंड फ्लैजिलिया, ठीक है ना। यह सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, पहला बात ये याद रखिए। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटर पार्ट में पाया जाता है, बॉडी के बाहरी भाग में, और मेम्ब्रेन एंड फीडिंग अवशोषण करता है। और फ्लेजिया एंड सीलिया, फ्लेजिया जो होता है सीलिया से बड़ा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा है तो वो सीलिया हो गया, बड़ा हो गया वही तो वो फ्लेजेला हो गया, ठीक है ना, फ्लेजेला। अब एक चीज और समझिए, 13वां नंबर पॉइंट, लवक। लवक क्या होता है, यानी कि प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये सब सेल का पार्ट बता रहे हैं, सेल में जो अलग अलग तरह का जो पाया जाता है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। फटाफट आप लोग नोट भी करते रहे, ठीक है ना। तो प्लास्टिड क्या होता है, लवक क्या होता है वो देखिए। प्लास्टिड क्या होता है, ओनली इन प्लांट सेल में पाया जाता है, या सबसे बड़ा होता है प्लांट सेल में पाया जाने वाला जो सेल के अंदर जो पार्ट है वो लवक है, जो सबसे बड़ा होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है ना। ये 3 तरह का होता है। पहला होता है आपका हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इसका काम क्या होता है हरित लवक का, देखिए ये प्लास्टिक लवक जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, तो पहला आपका हो गया कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। इसका काम क्या है, तो पत्ती तना में ये पाया जाता है और भोजन निर्माण में सहायक होता है, ये भोजन का निर्माण में सहायता करवाता है। कौन, तो क्लोरो का ना, हरित से ही समझ गया, हरित लवक यानी कि हरित, हरा भरा करता है पेड़ का पौधा और तना में पाया जाता है और भोजन का निर्माण करता है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आता है आपके पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित लवक जो कि जड़ और मूल में पाया जाता है, तना जड़ में पाया जाता है, ठीक है ना, और मूल में एकदम नीचे में पाया जाता है, और भोजन को संग्रह करता है, यानी कि भोजन को ये क्या करता है, इकट्ठा करता है। ये निर्माण करता है या इकट्ठा करता है, ठीक है ना। पहला ये जो है ये निर्माण किया भोजन का, पत्ती और तना में पाया, ये निर्माण किया। और ल्यूकोप्लास्ट जो है जड़ में पाया जाता है और यह भोजन को क्या करता है, वहां पे संग्रहित कर लेता है। बनाया वह, बनाया ये, और ये क्या किया, उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है यह रंग प्रदान करता है। देखिए पहला बनाया, दूसरा संग्रहित किया, और तीसरा क्या कर दिया, उसको रंग प्रदान कर दिया। तो लगभग 3 तरह का क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट रंग देने का काम किया। जैसे कैरोटीन में गाजर का, कैरोटीन गाजर में पाया जाता है रंग, बीटानोज चुकंदर में, लाइकोसेन टमाटर में। ये जो अलग अलग प्रकार का जो फल है, सब्जी है, उसमें जो कलर अलग अलग तरह का जो कलर देता है वो कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाया, पत्ती और तना में पाया जाता था। ल्यूकोप्लास्ट भोजन को संग्रहित किया, जो कहाँ पाया जाता था, तो जड़ में पाया जाता था, मूल में पाया जाता था। और क्रोमोप्लास्ट क्या किया, उसको रंग प्रदान कर दिया। वर्णित लवक क्या किया, उसको रंग प्रदान कर दिया। अब देखिए थोड़ा गुणसूत्र के बारे में भी समझ लीजिए। ये जो गुणसूत्र होता है सेल में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है गुणसूत्र, वो क्या है, यह केंद्रक में उपस्थित होता है। कोशिका है ये, और बीच में ये केंद्रक होता था, बताए थे ना, न्यूक्लियस। तो इसी न्यूक्लियस में यह क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, यानी कि लड़का लड़की वाला बात, ठीक है ना। इसमें डीएनए और आरएनए और जीन पाया जाता है। केंद्रक की क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र। देखो हम जानते हैं कि केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता था 10% बताए थे अभी, और 90% क्या पाया जाता था वो भी बताए थे हम, ठीक है ना। तो यह जो 10% डीएनए और ये सब जो पाया जाता था वो गुणसूत्र में पाया जाता था। तो ये गुणसूत्र होता था, उस गुणसूत्र में डीएनए, आरएनए और जीन पाया जाता है। मानव में 46 जोड़ा होता है। यह जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, मानव के शरीर में 46 होता है, और जोड़ा में कहे, पेयर में कहे तो 23 जोड़ा होता है, और टोटल 46 होता है। 23 दूनी 46 हुआ ना, टोटल 46 होता है, और 23 जोड़ा पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए मेल में जो है 44 प्लस 2 46 हो गया, फीमेल में जो है 44 प्लस 2 46 हो गया। अब ये जो लास्ट का 2 है
वही डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, वो कौन डिसाइड करता है? ये लास्ट का जो 2 बच जाता है ना वही। अगर एक्स और वाई आ गया, देखिए सब जो है ये वाला एक्स वाई हो गया, ठीक है ना, एक्स वाई दोनों पेयर बनाते हुए चल गया। अगर लास्ट वाला एक्स वाई अगर हो गया, ठीक है ना, ये 2, तो वो तो मेल हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। अगर ये लास्ट वाला 2 एक्स एक्स का पेयर बना लिया तो वो फीमेल हो जाएगी। इसके बारे में भी बताएंगे हम लोग अगला वीडियो जब आएगा हमारे डीएनए पे, तो इसके बारे में हम भरपूर मात्रा में आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है ना। अभी इतना समझिए कि गुणसूत्र जो होता है क्रोमोसोम वो 46 होता है, 43 जोड़ा में होता है, ठीक है ना। मेल में 44+2 होता है और एक्स वाई में होता है, फीमेल में 44+2 होता है, एक्स एक्स में होता है। लड़का लड़की का बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। नोट कर ले कुछ बात। कोशिका सेल सबसे छोटा अंग, कोशिका, हाँ ये बात हमको बताना बहुत जरूरी था आप लोगों को कि सेल जो है सबसे छोटा अंग नहीं है, अंग नहीं बोल सकते हैं, यह सबसे छोटा इकाई है। कोशिका एक सबसे छोटी इकाई है, ना कि अंग। अंग बोले तो एक तो अंग हाथ पैर मुंह ये सब हो गया, तो ये सब थोड़ी कोशिका है। कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई है, ना कि कोशिका। ये वाला बात रॉन्ग है और ये वाला बात सही है, कोशिका सबसे छोटी इकाई है। देखिए अब हम आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर समझा देते हैं कि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है और प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, और कौन सा ऐसा चीज़ है जो एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम आप लोगों को 14 चीज़ बताए, कोशिका में टोटल 14 चीज़ पाया जाता है जो कि दोनों मिक्सर था। अब दोनों को अलग अलग करके समझा देते हैं। देखिए ये वाला प्लांट सेल हो गया, ये वाला एनिमल सेल हो गया। तो सबसे पहले हम प्लांट सेल में देते हैं। प्लांट सेल बड़ा होता है, चौकोर होता है, बड़ा होता है, चौकोर होता है, यानी कि चतुर्भुज के तरह होता है। एनिमल सेल छोटा होता है और गोल होता है। एनिमल का जो सेल होता है वो गोला होता है और छोटा होता है। प्लांट का जो सेल है वो बड़ा होता है और चौकोर यानी कि चतुर्भुज टाइप का होता है, ठीक है ना। एंड प्लांट सेल में सेल वाल होता है, प्लास्टिड होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और सेल वाल होता है किसमें? तो प्लांट सेल में, ठीक है ना। सेल वाल बता दिए थे, प्लास्टिड बता दिए थे और क्लोरोप्लास्ट भी बता ही दिए थे क्या होता है। एनिमल सेल में छोटा होता है, गोल होता है, वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल का काम क्या होता था? पानी को, जल को संग्रह करना, और छोटा होता है। ये वैक्यूल क्या होता है? छोटा होता है। सीलिया एंड फ्लेजिया पाया जाता है। सीलिया एंड फ्लेजिलियस पाया जाता है, ठीक है ना। और लाइसोसोम भी इसी में पाया जाता है। लाइसोसोम भी इसी में पाया जाता है, बता दिए थे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम भी इसी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज जो था अलग अलग था। अब कुछ चीज जो दोनों में पाया जाता है, जैसे झिल्ली, कुछ सेल में ये मेम्ब्रेन, ठीक है ना। झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जो था वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ठीक है ना। और कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 80S वाला राइबोसोम बताए थे ना, 2, एक 70S एक 80S। तो 80S वाला जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है। तो पूछोगे 70S वाला कहाँ गया? तो 70S वाले के बारे में बताएंगे, रुको जरा सब्र करो, अभी बताते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। गल्जी बॉडी भी दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। केंद्रक न्यूक्लियस जो है वो भी दोनों में पाया जाता है और सेंट्रोसोम भी दोनों में पाया जाता है। तो फटाफट इसका नोट बनाइए, उतार लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सेंट्रोसोम के द्वारा सिर्फ छोटी प्लांट में सेल विभाजन होता है, बड़े पौधे में सेल प्लांट द्वारा सेल विभाजन नहीं होता है। याद रखिएगा, हम बताए थे ना कि सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका का विभाजन करता है। तो सेंट्रोसोम जो है प्लांट सेल में छोटे सेल को ही विभाजित करता है, बड़ा सेल को नहीं करता है। बड़े पौधे में सेल प्लांट द्वारा सेल विभाजित नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सेल, इतना आप लोग समझ गए। अब हम बताएंगे सेल का टोटल पार्ट, समझ गए कि सेल में ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब समझिए सेल कितना टाइप का होता है। अभी तक हम देखें क्या कि सेल जो है वो उसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, सेल में कौन चीज पाया जाता है, किसका क्या काम होता है, ये देख लिए। अब सेल समझिए, सेल दो तरह का होता है। एगो सेल होता है प्रोकैरियोटिक, एगो होता है यूकैरियोटिक। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आरंभिक सेल होता है, जो शुरुआती में जो
होता है वो उसी को प्रोकैरियोटिक सेल कहता है। यह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, यह बढ़ नहीं पाता है, केवल यह मुख्य मुख्य अंग पाए जाते हैं। इसमें कुछ मुख्य मुख्य अंग ही पाए जाते हैं, सारे अंग भी प्रोकैरियोटिक में क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ये विकसित ही नहीं पाता है। बड़ा होगा तभी ना भैया सारा चीज पाया जाएगा, छोटे में थोड़ी सब चीज मिल जाता है। हाँ? तो समझ गए होंगे आप लोग, केवल इसमें मुख्य मुख्य अंग ही पाए जाते हैं, सारा चीज नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। नील हरित शैवाल होता है इसमें, एग्जाम्पल नील हरित शैवाल जो देखते होगे पानी के पास में जो हरा 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 जो उग जाता है, वो इसी को कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल दो तरह का होता है, एक प्लांट सेल, एनिमल सेल। ये आरंभिक नहीं होता है, यह पूरी तरह से विकसित होता है, इसे विकसित सेल कहते हैं। इसमें सारा अंग पाया जाता है, बता ही दिए हैं आप लोगों को। तो अब देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में तो हम आपको एकदम क्या कहते हैं बहुवार्णित बिल्कुल बढ़िया से समझा दिए, इसको आपको बताने का कोई जरूरत नहीं है। आइए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अब हम अंतर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल बड़ा होता है, यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है, बता दिए आप लोगों को। इसमें क्या कहते हैं न्यूक्लियस, नो इन्वेलप ऑन न्यूक्लियस, अच्छा हाँ, ये जो है ना इसमें डेवलप नहीं होता है आगे न्यूक्लियस ऑन न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है इनवेलप ऑन न्यूक्लियस हो जाता है। ये श्वसन जीव द्रव, ये क्या करता है, इसमें शोषण होता है जीव द्रव, ठीक है ना। इसमें श्वसन होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया इसमें जीव द्रव में, ठीक है ना। और देखिए रेपिडो, एक मिनट, इसमें सारा अंग नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में ना सारा अंग नहीं पाया जाता है, इसमें सारा अंग पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, 80S का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। और लाइसोसोम भी इसमें पाया जाता है, इसमें 70S का लाइसोसोम पाया जाता है, गैलियम पाया जाता है, रेपिडो पाया जाता है, ठीक है। अब दोनों में जो जो चीज कॉमन है वो देखिए, इसमें सीलिया दोनों में पाया जाता है, फ्लेंजिलिया दोनों में पाया जाता है, डीएनए जीव द्रव्य दोनों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण दोनों में होता है, प्रकाश संश्लेषण दोनों में होता है, लेकिन ये प्लांट सेल में ही प्रकाश संश्लेषण होता है और इसमें नहीं होता है, मानव सेल में नहीं होता, जंतु सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है ना। झिल्ली दोनों में होता है, भित्ति सेल वाल दोनों में होता है और राइबोसोम दोनों में होता है, यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसको बढ़िया से नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और हो गया आपका सेल खत्म। तो बताइए कैसा लगा आपको पढ़ करके, मज़ा आया कि नहीं आया? अरे भैया इतना मज़ा से पढ़ाए हैं, अब तो मज़ा आ ही गया होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, तब हम अगला वीडियो बनाएंगे डीएनए आरएनए पर। और गारंटी दे दिए, अगर बना दिए ना तो समझ लीजिए आपको मतलब कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब चीज़ माथा में बैठा देगी एक ही बार में, गारंटी रहा, ठीक है। तो पेपर भी आने ही वाला है आप लोगों का, तो फटाफट एक दिन में एक चैप्टर का रिवाइज करवा दिए। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और क्या कहते हैं सिनोनिम्स का सीरीज चल रहा है, तो फटाफट उसको भी ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़िए लिखिए बढ़िए, ठीक है। जय हिंद।